Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi in front of you. Dear students, this is class 12th physics, and we are studying here chapter first. Dear students, today we will start NCERT exercise. So let's start our video with the first numerical of that exercise. What is the force between two small charged sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 micro 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. हमारे पास टू चार्ज बॉडीज़ हैं, टू चार्ज स्फेयर्स हैं, जिसमें एक का जो चार्ज है कंसीडर कर सकते हैं हम ऐसे Q1 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम, ये गिवन है. Q2 जो दिया हुआ है दूसरा चार्ज, वो चार्ज स्फीयर जो है उसका जो चार्ज है उस पर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम है. ठीक है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज R इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होता है कि यूनिट हमेशा सेम रखनी होती है. ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें एक ही सिस्टम अप्लाई करना होता है. ठीक है, यहाँ पर हम SI अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा जो सेंटीमीटर है वो हमारा CGS सिस्टम में है, तो हम इसे पहले SI में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 100 मीटर मीन्स 0.30 मीटर. ओके, सो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हमें फाइंड आउट करना है. F इक्वल्स टू हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग फॉर्मूला F equals to 1 by 4 pi epsilon naught multiplied by Q1 Q2 by R square. F equals to, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 by 4 pi epsilon naught की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 9 into 10 to the power 9 multiplied by Q1 कितना है हमारा 2 into 10 to the power minus 7 into Q2 कितना है हमारा 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.30 होल स्क्वायर. ओके, हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. 9 into 10 to the power 9 multiplied by 2 3s are 6 into 10 to the power, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है तो 10 to the power minus 7 और 10 to the power minus 7 हो जाएगा हमारा 10 to the power minus 14 अपॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3. जीरो को हमने हटा दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो यहां से क्या होगा हमारा, इसे हम लिख सकते हैं, यहां से डेसिमल हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, लिख सकते हैं हम 10 की मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से डेसिमल हटाया 100 हो गया हमारा. ठीक है, 3 3s are 9, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहां क्या बचता है 6 इंटू ये 10 टू द पावर 9 है और ये क्या है हमारा 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम. ठीक है, 9 और 2 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन फिर पावर ऐड हो जाएंगी, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, प्लस के 11 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 14 है प्लस के 11 है तो माइनस के 3 आएंगे. ठीक है, और यूनिट क्या होती है फोर्स की हमारी, SI यूनिट होती है हमारी न्यूटन. ध्यान रखना है यूनिट लिखना मस्ट होता है. दिस इज द आंसर. ओके, अब यहां पर हमारे दोनों चार्ज कैसे थे, पॉजिटिव थे, दोनों चार्ज हमारे सेम थे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा. क्या 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 लगेगा हमारा, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा. एज बोथ द चार्जेस are of same nature. सेम नेचर का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव हैं. ठीक है, बेटर है यदि आप चाहें तो वो लिख सकते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव दिया हो तो पॉजिटिव, अदरवाइज रिपल्सिव है तभी होगा यदि हमारी नेचर सेम होगी. एज बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर सो द फोर्स will be repulsive.
ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज 0.4 माइक्रोकूलम। किसी Q1 इक्वल्स टू 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। हमने ये कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पर जो चार्ज है वो है 0.4 माइक्रोकूलम। उसके बाद दिया हुआ है ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। Q2 क्या है हमारा, इसे पहले हम इसे लिख लेते हैं Q2 इक्वल्स टू माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम सही से लिख लेते हैं, कैसे, 0.4 इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम। सो 10 टू द पावर माइनस 6 और माइक्रो हट जाएगा, कूलाम रह जाएगा हमारा। यहां पर क्या होगा 0.8 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, यस द इलेक्ट्रोसिटी, ये हो गया हमारा माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन, यानी कि फोर्स दिया हुआ हमारा 0.2 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर देंगे। तो हमको फाइंड आउट करना है, क्या हमको फाइंड आउट करना है, आर इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है फर्स्ट केस के लिए। तो हम लिखते हैं यूजिंग फॉर्मूला F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F कितना है 0.2 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय Q1 कितना दिया हुआ है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और हमारा जो Q2 दिया हुआ है दैट इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। हमें यहाँ पर साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है, साइन हमें बस इस बात को बताएंगे कि वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा क्या या फिर रिपल्सिव होगा, ठीक है। सो हमको यहाँ पता चल रहा है दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, तो ऑब्वियसली फोर्स जो होगा हमारा अट्रैक्टिव होगा। तो उसे हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं आर स्क्वायर हमको पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, 0.2 इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और नीचे कितना आ गया हमारा 0.2। ओके, इस डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया हमारा, 2 4s are 8 हो गया हमारा, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू ये आएगा हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करते हो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन्हें सॉल्व करने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट लोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं। आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर। यदि हम इन्हें इस टाइप से लिख लें कि ये x इंटू एक्स हो जाए तो हम फिर इसकी वैल्यू सीधा लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा, इसे हम क्या कर सकते हैं, यहां से यहाँ पावर इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ओड है, इसे हम क्या करते हैं एक पावर इधर ले लेते हैं। 10 टू द पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, ठीक है। और इस 10 की मल्टीप्लाई हम 0.4 में करते हैं तो क्या आएगा 0.4 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4, तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 4 ये 4 तो हमारा एज इट इज है, बस इसे किया था हमने, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर, यहां कितना रह जाएगा क्योंकि ये तो 10 हम ले चुके हैं 10 टू द पावर 8, ठीक है। दैट इज आर स्क्वायर 1, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि पेयर बना लेते हैं। देखें इन दोनों 3 का हम सिंगल लेंगे, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्टली 3 इंटू इन 4 में से हम केवल एक 4 ले लेंगे, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 6 लिख लेंगे, राइट। पेयर बनाते चल रहे हैं।
अब 10 टू द पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, ठीक है, और फिर इसका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4, ओके। सो r इक्वल्स टू 3 4 12 इंटू यहां पर माइनस के 6 है और यहां पर प्लस के 4 है, तो माइनस के 2 बचेंगे, 10 टू द पावर माइनस 2। ध्यान रखें जब हमारा यूनिट्स हमारे एसआई में लिए, न्यूटन है, हमारा कुलाम है, तो इट मीन्स टू से दैट ये डिस्टेंस जो आनी चाहिए सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं, ये आनी चाहिए हमारी मीटर में, तो ये आएगा हमारा मीटर। आप क्या कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू चाहे तो हम इसे, हमको पता होता है इसका मतलब है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 का मतलब है 12 अपॉन, नीचे लिख देंगे इसे 10 टू द पावर 2, हमको पता होता है इसे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 12 अपॉन 100, ये मीटर में है हमारा, और हमको पता होता है 1 मीटर। Dear students, there was a problem in video, so मैं करता रहा वर्क और वीडियो पॉज हो गई। मैं बता रहा हूँ आपको 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो मैंने बताया आपको, पहले मैंने आपको बताया था ये, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया था हमारा 12 अपॉन 10 टू द पावर 2 मीटर हो सकता है हमारा, दैट इज, फिर क्या कर सकते हैं 12 अपॉन 100 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 12 इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 से 100 कैंसिल हो गए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो वैल्यू जो थी हमारी वो 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चाहे आप 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं, उसमें पूछा था कि इनके बीच में फोर्स कैसा होगा। फोर्स चाहे ये कोई फर्स्ट स्फीयर है, ये दो स्फीयर है, ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा इतना ही फोर्स इस पर एक्सर्ट करेगा, क्यों, चाहे वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। मान लीजिए ये इस पर फोर्स लगा रहा है, कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो उतना फोर्स ये इस पर भी लगाएगा, क्योंकि न्यूटन का एक्शन एंड रिएक्शन जो लॉ है वो इसी बात को बताता है कि फर्स्ट बॉडी exert a force on the second body, the second body will also exert the same force on the first body, ठीक है। सो हमें जो दिया हुआ था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ था कितना था 0.2 न्यूटन, तो चाहे हम फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी पर फोर्स बनाए या फिर सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी पर फोर्स बनाए, उसकी वैल्यू सेम होगी, दैट इज 0.2 न्यूटन। अब वहां पर चार्जेस की जो नेचर थी वो डिफरेंट थी, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था, दूसरा नेगेटिव चार्ज स्फीयर था। तो ये सर्टेन है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो एज द नेचर ऑफ चार्जेस इज डिफरेंट, या अनलाइक बोल सकते हैं या फिर डिसिमिलर बोल सकते हैं, तो फोर्स उनके बीच में जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, नेचर भी बता दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, check that the ratio ke square upon gmemp is dimensionless, look up, पहले हम इसे देख लेते हैं, ke square by gmemp, यूनिट ऑफ के स्क्वायर अपॉन gmemp निकालते हैं। के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज ई क्या है, चार्ज है हमारा, चार्ज की यूनिट क्या होती है साइन, दैट इज कूलम, ई स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर हो गया। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किलोग्राम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, वो भी किलोग्राम होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल कर देंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, कूलम पावर -2 या कूलम पावर +2 रह गया, इधर किलोग्राम पावर -2 और नीचे किलोग्राम पावर +2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा हमारा c पावर 0 हो गया, kg -2 kg + 2 क्या हो जाएगा, kg पावर 0 हो गया। किसी भी नंबर की पावर 0 या फिर किसी आर्बिट्रेरी जो कोई वैल्यू है कंसीडर करते हैं, कोई भी हमारा वेरिएबल उसकी वैल्यू यदि पावर 0 है तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पर क्या है हमारा c पावर 0 दैट इज 1, kg पावर 0 दैट इज आल्सो 1, 1/1 आएगा हमारा। 1 क्या है, यूनिटलेस है, ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट, सो हम कह सकते हैं 10 ke² by gmemp इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इज दैट क्लियर?
अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में अब हमें यह दिया हुआ है, look up a table of physical constant and determine the value of the ratio. What does this ratio signify? देखिए k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। हमको पता होता है k क्या होता है हमारा, k की वैल्यू होती है हमारी k equals to 1/4 pi epsilon naught equals to 9 × 10⁹। वैक्यूम के लिए हमारी ये वाली वैल्यू होती है, तो हम ये लेकर चलेंगे। सो 9 × 10⁹ तो होगी हमारी k की वैल्यू। e की वैल्यू क्या होती है, चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो हम यहाँ पर रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, हम स्क्वायर कर देंगे। मैग्नीट्यूड रखना सीधा, इधर आएगा हमारा g की वैल्यू रखेंगे, ये 6.67 × 10⁻11 होता है। 9.1 × 10⁻31 होता है हमारा मास ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और m भी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन लिखा होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। अब क्या करते हैं हम, 9 × 10⁻9 लिख दिया, इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, हमारा स्क्वायर है 1.6 × 10⁻19 into 1.6 × 10⁻19। यहाँ पर क्या है 6.67 × 10⁻, ये हम पहले क्या करते हैं, इन क्वांटिटीज को दिस और दिस, इनको सबको साथ में लेते हैं। सो 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.67। अब पावर्स को लिख लेते हैं, 10⁻11, 10⁻31, 10⁻27। यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले स्टेप में 9 1.6 और 1.6 इनको साथ साथ लिख लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 और पावर्स को भी साथ लिखते हैं। 10⁻9 दिस, 10⁻19 दिस एंड 10⁻19 दिस। हमको पता होता है पावर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऐड हो जाती है, ये सारी पावर ऐड हो गई हमारी, दैट इज 10⁻69, ठीक है। अब हम बात ये सॉल्व कर रहे हैं, 6.67 ऐसे लिख दो, 9.1 ऐसे लिख दो, 1.67 ऐसे। ये क्या हमारा 9 × 1.6 × 1.6, ये 10⁻9, 10⁻19 और 10⁻19, ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम, दिस स्टेप, इस स्टेप में हमें क्या मिलता है, ये प्लस का 9 है, माइनस के 19 है, तो माइनस के 10 बचेंगे, माइनस के 19 और प्लस के 9 जो भी प्लस के माइनस के 10 बचेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का पावर हमेशा ऐड होती है। तो देखिए 9 प्लस -19 मींस 9 - 19 दैट इज -10, माइनस के 10 बचे था, माइनस के 19 है, ठीक है। यदि हम यहाँ बात करें तो क्या आएगा, माइनस के 29, ठीक है। तो हमने यहाँ पर माइनस के 29 लिख दिया, सॉल्व करने के बाद ये हमने ऐसे लिखा 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 को ये हमने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया वैल्यू, और ये वाली वैल्यू एज इट इज नोट कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बता हमारा, ध्यान से देखिए 9 को 9.1 अप्रोक्सीमेटली करें तो हम कैंसिल कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट लगी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी बट अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली 1.6 और 1.67 लगभग नियरली है, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। आप अपने तरीके से सॉल्व करना, कैलकुलेट प्रॉपर्ली करना, बट मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है हमारा ये जो 10⁻69 तक ऊपर चला जाएगा प्लस 69, ठीक है। अब क्या बचता है हमारा 1.6 × 10⁻29 और प्लस 69 40 हमारा 6.67 नीचे आ गया। इसे हम कैसे लिखते हैं, 1.6 अपॉन 66.7 × 10⁻40 कैसे लिखा हमने, ये डेसिमल हटा दिया 16 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर नियरली आ जाएगा हमारा 16 अपॉन 10⁻40 को लिख सकते हैं 10 × 10⁻39 अपॉन 66.7, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 16 4 जो 64 होता है, एग्जैक्टली तो 64 होता है, बट ये हम कंसीडर कर सकते हैं। तो नियरली 4 टाइम्स चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, इसे लिख सकते हैं 12.4, 16 बन गया 16 और 16 नियरली 64 जा नियरली
66.7 कंसीडर कर सकते हैं, एग्जैक्टली तो 64, ठीक है। तो यहाँ पर नियरली 1/4 इंटू 10 इंटू 10 to 39, 10 1 जा 10, 10 upon 4 इंटू 10 to 39, दैट इज 2.5 इंटू 10 to 39। अब चूंकि ये एक रेशो है, ठीक है, और इसका कोई यूनिट नहीं है तो यहाँ पर भी हम यूनिट नहीं लिखेंगे, ये हमारा इतने टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा। इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। अच्छा भाई, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। Dear students, for the solution of this question you must have to go through the videos in which I have explained each and everything about the theory. Second part है, why can one ignore quantization of charge when dealing with macroscopic large scale of charge? For this you must have to also go through to the videos and previous videos, okay. Next question, when a glass rod is rubbed with a silk cloth charges appear on both। मान कर चलिए हमारी ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड है, ये वही सिल्क रोड, और ये क्या हमारी ये ग्लास, ठीक है। जब इन्हें आपस में रब करने से पहले, बिफोर रबिंग, रबिंग से पहले क्या था, इस पर भी जीरो था नेट चार्ज, क्योंकि इस पर भी जीरो चार्ज था, इस पर भी जीरो चार्ज, नेट चार्ज क्या होगा 0 + 0 = 0। अब हम रब कर देते हैं आफ्टर रबिंग। मानकर चलिए इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा सेल क्लोज है उस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये मानना चलिए जो हमारा सेल क्लोज जो हमारा इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मान कर चलिए ये वैल्यू n है, तो ये भी वैल्यू n है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस के n है ये वैल्यू, और ये हमारा माइनस का n है, तो टोटल चार्ज कितना होगा हमारा, मींस n है तो हम n की कह सकते हैं सिर्फ प्लस n की नंबर ऑफ, मान कर चलिए इस पर n बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज n प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव, और यहाँ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज n प्रोड्यूस हुआ नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पर जो प्लस का n होगा और यहाँ पर जो है माइनस का n होगा। टोटल चार्ज या नेट चार्ज प्लस एनी प्लस माइनस एनी, और प्लस एनी से माइनस एनी कैंसिल होगा तो क्या होगा हमारा, एनी माइनस एनी हो जाएगा, एनी से एनी कैंसिल होगा 0। लिख सकते हैं प्लस का एनी माइनस का एनी, एनी से एनी कैंसिल होगा, यहाँ भी 0 था हमारा टोटल चार्ज, और यहाँ भी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग when a glass rod is rubbed with silk cloth charges appear on both, a similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies। explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। तो हमें ये पता चल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि चार्ज पहले नेट चार्ज पहले भी 0 था और नेट चार्ज अब भी 0 है, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। सो ये आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किए हैं। In the next video we will solve next questions, so hope so you have enjoyed the video, and
दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे।